बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 इज़ हेयर, दैट इज़ अगेन द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ सी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कुछ अब डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन, वेज टू सिक्योर कंसिडरेशंस और कंसिडरेशन को कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में मेंटेन कर सकते हैं। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। यू पे फोकस करें, यानी कि आप कोई बात कर रहे हैं ना कि हम इस तरह करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो हम की जगह आप यूज़ करें कि आप ऐसे करेंगे। इससे क्या होगा, आपको रीडर को पता चलेगा कि आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये बात आपकी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगी। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर्स। ठीक है, ऑडियंस का बेनिफिट, उनका इंटरेस्ट शो करवाएं अपनी चीज़ में। एम्फेसाइज पॉजिटिव प्लेसेंट फैक्ट्स, पॉजिटिव और प्लेसेंट खुशकुन जो फैक्ट्स हैं वो यूज़ करें। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस, गाइडलाइंस टू कंपोज कंक्रीट एंड कन्विंसिंग मैसेज। 3 गाइडलाइंस हैं अपने मैसेज को कंक्रीट करने की। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, पुट एक्शन इन योर वर्ड्स, इन योर वर्ब्स सॉरी। चूज़ विविड इमेज बिल्डर वर्ड्स। ठीक है, एक्शन यूज़ करें, विविड यूज़ करें। इमेज बिल्डर वर्ड ऐसे लफ्ज़ अल्फाज होते हैं कि वो अल्फाज आप यूज़ करें तो आपके रीडर के या लिसनर के माइंड में एक इमेज बन रही हो, इमेजिनेशन बन रही हो, जो चीज़ें इमेजिन कर रही हो, इमेजिन वो कर रहा हो और वो उस पर प्लीसेंट इफेक्ट हो, अच्छा असर हो। ऐसे अल्फाज यूज़ करें। वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके टेक्स्ट को पिक्चराइज कर देते हैं टाइप में। ऐसे अल्फाज यूज़ करें। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आज हमने 2 ही देखनी है, कंसिडरेशन और कंक्रीटनेस। दोनों हमारे लिए नहीं, आज हम फर्स्ट टाइम पढ़ने लगे हैं। तो देखें, कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। ऐसे अपने मैसेज को ऐसे प्रिपेयर करें जो मैसेज रिसीवर के माइंड में है, उसके उसके माइंड के मुताबिक आप अपने मैसेज को डिज़ाइन करें। Consideration is very important in effective communication. It shows that you understand your audience. You goes a long way to get your desired result. कंसिडरेशन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत अहमियत है। ये इस बात का सबूत है कि आप अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट जो है, आप जो चाहते हैं, आपका पर्पज़ है, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं कंसीडर करके अपने ऑडियंस को अपने टॉपिक पे। Consideration simply means you show empathy in your communication style. Along with understanding your audience, you should also not lose your temper, not accuse, not charge them without facts. ये सारी चीज़ें आपने करनी है कंसिडरेशन में। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन कंसिडरेशन वाली, कंसिडर तब समझी जाएगी जब आप अपने ऑडियंस के साथ एम्पैथी शो करें। एम्पैथी कहते हैं एक सिंपैथी टाइप, यानी कि हमदर्दी जिसको कहते हैं, कि ना तो आप जल्दी से गुस्सा हो जाएं, ना उन पे एक्यूज़ करें, ना यानी कि उन पे तोहमत लगाएं, कोई इल्ज़ाम तराशी करें अपने ऑडियंस पे, और ना ही विदाउट फैक्ट्स चार्ज करें किसी भी बंदे को, ऑडियंस को डायरेक्टली नहीं, किसी और बंदे को भी, किसी पे भी इल्ज़ाम, बहुतान या ये एक नेगेटिव इंप्रेशन है ना, ये आप अपनी कम्युनिकेशन में इनसे गुरेज करें। In business communication, there are 3 specific ways to indicate consideration. Focus on you instead of I or we. Show audience benefit or interest in the receiver. Emphasize positive and pleasant facts. ये तीनों चीज़ें हम ऊपर डिस्कस करके आए, वही बात आ गई कि अब पहली जो बात है फोकस ऑन यू, इसको पढ़ते हैं डिटेल से। टू क्रिएट कंसिडरेशन, ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेज, फोकस ऑन हाउ मैसेज रिसीवर्स विल बेनिफिट। बताया ना कि आप अगर यूज़ करेंगे तो वो ये फील करेगा कि आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और आप उसके बेनिफिट की, उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप यूज़ करें। वट दे विल रिसीव एंड वट दे वांट टू नीड टू नो। इन सम केसेस दिस कैन बी अकम्प्लिश बाय एम्फेसिस। यू मे डाउन प्ले योर ओन फीलिंग टू मेक अ पॉइंट। कि आप अपना पॉइंट बनाने के लिए अपनी फीलिंग्स को डाउन प्ले करें, उनको एक साइड पे रखते हैं, और आप ऑडियंस को यानी कि यू पे फोकस करें। यू को यानी कि सुनने वाले को या रीडर को उसको प्रायोरिटी दें, उसको इंपॉर्टेंस दें। एग्जाम्पल देखें, वी एटीट्यूड। I am delighted to announce that we have extended our office hours to make shopping more convenient. मुझे ये बात अनाउंस करके, ये ऐलान करके बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने ऑफिस आवर्स को एक्सटेंड कर दिया है शॉपिंग को ज़्यादा आसान, कन्वीनियंट बनाने के लिए। अच्छा, अब यू एटीट्यूड का ये मतलब है कि यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग्स विद एक्सटेंडेड ऑफिस और, कि हमारे ऑफिस और जो एक्सटेंड हो गए हैं, और आप जो इवनिंग्स में भी, शाम में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से।
द यूज ऑफ यू इन नेगेटिव सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग पैसिव वॉइस मेकिंग द रिसीवर पार्ट ऑफ द ग्रुप। वो कह रहा है कि यहाँ वो एटीट्यूड है कि आई एम डिलाइटेड, मैं इसलिए खुश हूँ कि ऑफिस आवर एक्सटेंड हो गए हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा नज़र आ रहा है ना, आप खुश हैं कि आपको फ़ायदा होगा इससे, आपकी शॉपिंग कन्वीनियंट तो है, लेकिन ये बाद में बात आई है, ज़्यादा आपने अपने पे फोकस किया इस सेंटेंस में। यह आपने बात यू से शुरू किया है कि आप लोगों के लिए आसानी होगी, आप लोग शाम के वक्त भी शॉपिंग कर सकते हैं। कोई शॉपिंग ऑर्गेनाइजेशन या कोई शॉपिंग प्लाजा या कोई शॉपिंग मॉल होगा ना, जिसके ऑर्गेनाइजेशन ने या उसकी मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट दी है, तो ये बात है कि जब आपने यू एटीट्यूड यूज़ किया, ऑडियंस पे फोकस किया, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। नीचे उसने ये बात बताई है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जो बेनिफिशियल ना हो, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप यू की जगह आप खुद को ज़्यादा कंसीडर करें और इम्प्लाइंग पैसिव वॉइस मेकिंग द रिसीवर पार्ट ऑफ द ग्रुप। पैसिव वॉइस यूज़ करने की कोशिश करें कि रिसीवर को अपने ग्रुप का पार्ट बनाएं, उसको ब्लेम ना करें, उसको उस नेगेटिव सिचुएशन का कसूरवार ना ठहराएं। इस तरीके से उससे बात करें कि आप बात भी अपनी कर लें और वो कोई फील भी ना करें नेगेटिव इंप्रेशन आपसे। Second is show audience benefit or interest in the receiver. Readers may react positively when benefits are shown to them. Definitely कि रीडर्स पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे जब उन्हें अपना फ़ायदा नज़र आएगा। वेन एवर पॉसिबल एंड ट्रू, show your receiver will benefit from whatever the message asks or announced. Benefit must meet the receiver's needs, address their concern or offer them rewards. आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा बेनिफिट क्रिएट करें जो उनको फ़ायदा दे रहा हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनसे रेलिवेंट हो, उनके कंसर्न को एड्रेस कर रहा हो, आपका बेनिफिट जो आप क्लेम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर उसको अपना बेनिफिट नज़र आएगा तो वो पॉजिटिवली आपकी डॉक्यूमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। एम्फेसाइज पॉजिटिव एंड प्लीजेंट फैक्ट, थर्ड लास्ट जो हमारा पॉइंट है। An other way to show consideration is to emphasize pleasant and positive facts. This means stressing what can be done instead of what cannot be done. उस बात पे ज़्यादा जोर दें जो आप कर सकते हैं, जो आपके पॉजिटिव चीज़ें हैं, और बजाय कि उस बात पे आप जोर दें जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है या जो आपके लिए मुश्किल है, वो एक नेगेटिव चीज़ आ जाएगी। पॉजिटिविटी को ज़्यादा इन्हेंस करें अपनी राइटिंग में। Also you must focus on words you received consider favorable. आपका रिसीवर जिन लफ्ज़ों को कंसिडरेबल फेवर करता है, डेफिनेटली पॉजिटिव वर्ड्स को जिनसे वो प्लीजेंट होता है, उसकी तबीयत खुश होती है, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल देखें इसकी, द नेगेटिव वर्ड्स यू वुड रादर नॉट हैव एट ऑल आर अंडरलाइन। आप देखें नेगेटिव वर्ड देखें, वी रिग्रेट, रेग्रेट पहला नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है कि हमें पछतावा रहा है, हम पछता रहे हैं इस बात पे। दैट since you closed your account your name is missing from our long list of satisfied कस्टमर, कि जब से आपने अपना अकाउंट क्लोज़ किया, बैंक अकाउंट की बात हो रही होगी कि अपने अकाउंट क्लोज़ किया, हमारा जो लॉन्ग लिस्ट है सेटिस्फाइड कस्टमर की, जो हमारे कस्टमर्स हमसे मुतमिन है, उनकी लंबी लिस्ट है, उसमें आपका नाम मिसिंग है, उसमें आपका नाम आ ही नहीं रहा। ये भी मिसिंग वर्ड है, ये भी अगेन नेगेटिव है। आप ये कर लें कि हमसे मिस हो गया या हमसे रिप्लेस हो गया या हमसे मिसप्लेस हो गया, इस तरीके से बात करें ना कि उस पर नेगेटिव इफेक्ट ना जाए। आप कह रहे हैं मिसिंग है, आपने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया, वो आपका कहेगा, रीडर कहेगा कि यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी लिस्ट में, मतलब इतना लॉन्ग टाइम मैं इनका अच्छा कस्टमर रहा हूँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट में मेरा नाम ही मिसिंग है टोटली। अच्छा, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। वी सिंसियरली होप दैट ड्यू टू द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ आवर फाइन स्टाफ देयर वर नो ओकेजन ऑन विच यू फेल्ट वी फेल्ड टू सर्व यू प्रॉपरली, कि हम मुखलिसाना उम्मीद ये करते हैं कि हमारा जो स्टाफ है, हमारी एफर्ट्स हैं, कि कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें हमने आपको सर्व करने से, आपकी खिदमत करने से हम नाकाम हो रहे हो। अब एक तो नो ओकेजन आपने कह दिया कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये बात भी आप इतने श्योर हैं, अगर उसको कोई ऐसा मौका याद हुआ तो वो भी उसके लिए प्लेजेंट नहीं है ना, खुशगवार है उसके लिए। आप कहें कि मोस्ट ऑफ द ओकेजन ऐसे आए हैं कि हमने आपको सर्व किया है, अच्छे तरीके से सर्व किया है, ठीक है। नो ओकेजन आपने तो बात ही ख़त्म कर दी कि कोई भी मौका ऐसा नहीं है जहाँ हम आपको हमने सर्व न किया आपको, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है दे रहा है। और ये वी फेल टू सर्व यू, फेल भी नहीं, आप ये लिखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको फेल लिखने की बात नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताएं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने आपको अच्छे से सर्व किया है, और हम होप करते हैं कि आप भी हमसे सेटिस्फाइड होंगे, और नेक्स्ट आपका जो अकाउंट क्लोज हो गया या हैपन टू क्लोज है, आप उसको ओपन करवा के दोबारा हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर आप हमारे बनेंगे। मतलब पॉजिटिवली लिखें, ये नेगेटिव बातें, नेगेटिव वर्ड जो अंडरलाइन है, ये आप यूज़ करने से अवॉइड करें अपनी राइटिंग में। सेकेंड सी जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो आ गया कंक्रीटनेस। Communicating concreteness means being specific, definite and vivid rather than vague and general.
कि आम और वेग, वेग का मतलब होता है धुंधला, आप क्लियर नहीं हो अपनी बात में, आप खुद शक शुबे में उतने हैं, या तो ऐसे है या ऐसे है या ऐसे हो सकता है, ये वेग कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा आप विविड यानी कि वाजे क्लियर कम्युनिकेशन, डेफिनेट स्पेसिफिक श्योर बात यूज़ करें जिसमें आप टोटली श्योर हैं वैसी बात अगले को कम्युनिकेट करें। ऑफन इट मीन्स यूजिंग डिनोटेटिव जैसे डायरेक्ट, एक्सप्लिसिट, ऑफन डिक्शनरी बेस्ड rather than connotative words। ये दोनों वर्ड्स एक्सप्रेशन की टाइप्स हैं, डिनोटेटिव और कनोटेटिव। अच्छा, डिनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो आप यूज़ करें लेकिन उनका आप इफेक्ट ना शो करें, यानी कि उनका पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट अपनी राइटिंग में अपनी शो ना कर रहे हो। जैसे मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, बुक हो गई, किताब, अब आपने सिर्फ बुक अगर वर्ड यूज़ कर दिया तो आप डिनोटेटिव नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। अब बुक का आपने आगे नहीं बताया बुक अच्छी है, बुरी है, लंबी है, छोटी है, पढ़ने में कैसी है, ये मतलब उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं आपने दिया, सिर्फ उसका नाम यूज़ किया विदाउट एनीथिंग, कोई उसका रेफरेंस नहीं दिया, ये डिनोटेटिव हो गया। तो कनोटेटिव वर्ड वो होते हैं जब स्पेसिफिकली उससे कोई फीलिंग्स, कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी कोई चीज़ अटैच हो। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले लें, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी ईमानदारी, दयानतदारी, अब इससे पॉजिटिव फीलिंग अटैच है ना, यानी कि आप लेते हैं कि एक ऑनेस्ट पर्सन इज़ अ गुड पर्सन, मतलब जिससे फीलिंग्स अटैच हो और कोई सेंस आ रही हो माइंड में, वो कनोटेटिव वर्ड्स होते हैं। और डिनोटेटिव आपको बताया कि जिनसे कुछ ना आ रहा हो। तो वो कह रहा है कि ऑफन इट मीन्स यूजिंग डिनोटेटिव रेदर देन कनोटेटिव वर्ड्स। आप डिनोटेटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करें अपनी कम्युनिकेशन को कंक्रीट बनाने के लिए। इसका फ़ायदा आगे हमें पता चलेगा कि द बेनिफिट्स टू बिजनेस प्रोफेशंस ऑफ यूजिंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर, योर रिसीवर नो एग्जैक्टली व्हाट इज डिजायर्ड, when you supply specifics for the reader, you increase the likelihood that your message will be interpreted the way you intended। अगर जब आप कंक्रीट रखेंगे अपनी कम्युनिकेशन को, एक तो रीडर एग्जैक्टली वही समझेगा जो आप उसको बताना चाह रहे हैं, जो आप बताने की ख्वाहिश रखते हैं, जो आप ख्वाहिशमंद है वो उसको वो अंडरस्टैंड करेगा। और दूसरी बात, जब आप उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो क्या होगा, लाइकलीहुड आपका मैसेज जो है वो उसके लिए इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट योर मैसेज विल बी इंटरप्रेटेड विद द वे यू इंटेंटेड। तो इस बात की ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मैसेज वो वैसे इंटरप्रेट करेगा, वैसे उसकी तशरीह करेगा, वैसे उसको समझेगा जैसा आप चाह रहे हैं। द फॉलोइंग गाइडलाइंस विल हेल्प यू कंपोज कंक्रीट एंड कन्विंसिंग मैसेज। ये गाइडलाइंस है मैसेज को कंक्रीट बनाने के लिए कि यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये वही वाली 3 बातें जो ऊपर हम 2 बार पढ़ के आए हैं। अच्छा, अब इनकी यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख, वेन एवर पॉसिबल यूज एन एग्जैक्ट precise statement or a figure in place of general word to make your message more concrete। Consider following example देखते हैं। वेग, जनरल, इंडेफिनेट। स्टूडेंट्स GMAT स्कोर हायर, स्कोर्स हायर के GMAT के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, ये जनरल बात होगी। अब प्रिसाइज देखें, कंक्रीट देखें अपने स्टेटमेंट को कैसे किया हुआ है कि 1969 द GMAT स्कोर्स अरेंज 600 बाई 1117 दे हैड राइजन टू 610। बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन इतना कर दिया कि अंडरस्टैंडेबल हो जाए एक्सप्लेनेशन। इतनी एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है तो इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि स्कोर्स हायर तो किए उसके स्टूडेंट्स ने, लेकिन कितने, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बता दी तो ज़्यादा क्लियर हो गया, हमारा मैसेज कंक्रीट हो गया। अंडरस्टैंड। सेकंड देखें, वर्ब्स कैन एक्टिव अदर्स वर्ड्स एंड हेल्प मेक योर सेंटेंस अलाइव और विगरस। टू हैव डायनामिक सेंटेंसेज यूज़ एक्टिव रेदर देन पैसिव वर्ब्स। ये बार बार पता है कि आपने एक्टिव वाइज ज़्यादा यूज़ करना है अपने स्टेटमेंट को विगर करने के लिए, विविड करने के लिए, क्लियर करने के लिए। पुट एक्शन इन योर वर्ड्स, एक्शन अपने लफ्ज़ों में लाएं कि आपने ये बात की तो मतलब एक्शन क्रिएट करें अपने लफ्ज़ों में, ज़्यादा इमेजिनेशन क्रिएट करें। ये 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन भी यहाँ हो रहे हैं कि एक्शन एक्टिव वर्ब्स हेल्प मेक योर सेंटेंस मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, कंसाइज एंड एम्फेटिक। एक्टिव वॉइस आपके सेंटेंस को ज़्यादा ख़ास बनाता है, पर्सनल बनाता है, कंसाइज, एम्फेक्टिक यानी कि एम्फिसाइजेबल बनाता है, ज़्यादा पुरजोर बनाता है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इन शॉर्ट, स्पेसिफिक, द डीन डिसाइडेड इज़ मोर एक्सप्लिसिट देन अ डिसीजन हैज़ बिन मेड। कि अगर आपने ये फ्रेज़ यूज़ करें इसकी जगह पे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे बोला कि द डीन डिसाइडेड, डीन होता है, हेड होता है ना 2-4 डिपार्टमेंट्स को, उसको डीन कहते हैं, कि डीन ने फैसला किया। ये बात वो कह रहा है ज़्यादा स्पेसिफिक है इसकी बजाय। इसका यह है कि मैं फ़ैसला ले लिया गया, फ़ैसला लिया जा चुका है, किसने लिया कोई पता नहीं। ये थोड़ा स्पेसिफिक है कि डीन डिसाइडेड, डीन ने ये फैसला किया है, तो ये आप यूज़ करें, स्पेसिफिक रहें थोड़ा। पर्सनल कैसे कि यू विल नोट
इज बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक, इट विल बी नोटेड इज इम्पर्सनल, कि आप नोट करेंगे, ये ज़्यादा पर्सनल है इससे, कि इट विल बी नोटेड, ये नोट किया जाएगा, यानी कि अब ये नोट किया जाएगा, कौन नोट करेगा, कोई ये नोट करेगा, ये रीडर से थोड़ा आउट जा रहा है, कि मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे। आप जब कहेंगे ना यू विल नोट, आप नोट करेंगे ये पढ़ने के बाद, या आप हमारी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, या वट एवर जो भी है, तो वो थोड़ा पर्सनल आपसे हो रहे होंगे, जिससे उसका ट्रस्ट क्रिएट होगा आप पे। कंसाइज, द पैसिव वॉइस रिक्वायर्स मोर वर्ड्स एंड दस स्लोज बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। पैसिव वॉइस जो है ना, आपके उसमें लफ्ज़ों की आपको पता है ज़्यादा ज़रूरत होती है, लंबा करके आ जाता है, और आप लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी दोनों को स्लोज कर देता है। एक उनकी जो एक्साइटमेंट होती है एक कम्युनिकेशन की, वो स्लो हो जाती है। कंपेयर फिगर्स शो विद इट इज़ शोन बाय फिगर्स। देखा कि ये पैसिव वॉइस यूज हुआ, इट इज़ शोन बाय फिगर्स, ये फिगर्स के ज़रिए ये बात शो की जा रही है, या ये बात एक्सप्रेस की जा रही है, तो ये सीधी सी बात है, फिगर शोज, फिगर ये बताते हैं, ये ज़्यादा अपीलिंग है ना एक्टिव वॉइस, फिगर शोज, इसलिए आप इसको यूज़ करें, ठीक है ना। लास्ट एम्फेटिक है कि पैसिव वर्ब्स डल एक्शन, कंपेयर द स्टूडेंट्स हेल्ड अ कॉन्टेस्ट विद अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड बाय द स्टूडेंट। अगेन ये एक्टिव वॉइस है, इसको यूज़ करें कि द स्टूडेंट्स हेल्ड अ कॉन्टेस्ट, ये पैसिव वॉइस है, इसे अवॉइड करें। Sometimes, however, you may prefer the passive voice instead of the active voice are in the following situation. Sometime क्या होता है, आपको इस रूल से के अगेंस्ट जाना पड़ता है, वो ये बात कि आपको पैसिव वॉइस को प्रेफर करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस। तो वो सिचुएशंस कौन सी हैं जब आप ऐसे करते हैं? व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट एक्यूजेशन और कमेंट्स। हाँ, जब पर्सनल कोई बात से आप अवॉइड करना चाह रहे हो, आप कोई नेगेटिव बात करना चाह रहे हो, ऊपर भी हमने पढ़ा, तो फिर आप क्या करें, फिर आप पैसिव वॉइस की तरफ फोकस करें। Use passive voice instead of active voice when you want to avoid personal brand acquisition. Example देखें, the October check was not included is more tactful than you fail to include। हाँ, कि इन अक्टूबर का जो चेक है वो इसमें शामिल नहीं आपने किया था। आप अपने अकाउंटेंट को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो आप उसको बता रहे हैं कि आपने अक्टूबर का चेक जो है आपने इस अकाउंट में शामिल नहीं किया था। अगर आप ये लिखेंगे ना कि यू फेल्ड टू इंक्लूड द चेक ऑफ अक्टूबर, तो अब यू फेल्ड, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है कि तुम इसमें नाकाम रहे हो, तुम फेल हो गए हो। थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स फील करे या ना करे, लेकिन थोड़ा सा उसको फील होगा जब आप यू फेल कहेंगे ना। ये बात है ही, लफ्ज़ ही ऐसा है, नेगेटिव एक इंप्रेशन रहता है। तो आप ये लिखें, पैसिव वॉइस में लिखें उसको, ताकि इसका पॉजिटिव इफेक्ट जाए कि एक्यूजिशन हो रही है ना, उस पर कोई चीज़ आप कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर, या कोई कुछ आप उस पर कोई गिल्टी इम्पोज करने जा रहे हैं, इसलिए आप पैसिव वॉइस को प्रेफर करें यहाँ कि द अक्टूबर चेक वाज नॉट इंक्लूडेड, कि आपने जो मुझे बिल दिया था उसमें अक्टूबर का चेक इंक्लूड नहीं था, बात ख़त्म हो गई। पॉजिटिवली आपने उसको रियलाइज़ भी करवा दी उसकी गलती, लेकिन उसको गिल्टी भी नहीं फील हुई, इसलिए पैसिव वॉइस को प्रेफर किया जाता है इन सूरत हाल में। अटेंडेंस एट द मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड इज़ लेस दैन यू मस्ट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, कि आप उस बंदे को बाउंड कर रहे हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है जी, तुम्हें ज़रूर मीटिंग में आना है। अब वो कहेगा भी मैं आपका नौकर हूँ, या कोई बंदा इस तरह सोच लेता है ना, इस तरह की मेंटल लेवल के भी लोग होते हैं, हर जगह एग्जिस्ट करते हैं कि मुझे ऑर्डर कर रहा है। आप उससे ये कहें कि अटेंडेंस रिक्वायर है मीटिंग में सब लोगों की। अब ये सबको कहा जा रहा है, तो कोई भी इसको फील नहीं करेगा, एज अ पर्सनल इसको नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस प्रेफर है। ठीक है, when you want to suggest the object of the action you are invited is better than we invite you। अब देखें ना, वी इन्वाइट यू, हमने आपको इनवाइट किया है। अब ये जो वी है ना, ये बहुत काम ख़राब करता है, मैं और हम वाला। तो आपको बताया आपने यू पे फोकस करना है, यू पे। तो यहाँ आपने कहा यू आर इनवाइटेड, आप जनाब इनवाइटेड हैं, आप मदहू हैं हमारी दावत में, तो वो कितना उसको एक बड़ा बड़ा फील होगा। ये सारी बातें बच्चों, ये आप आम रूटीन में यूज़ करते हैं, ये आपको पढ़ाने की नहीं, ये आपके सेंस की बातें हैं। आप फील कर रहे हैं ना इन सबको, कि आपने कैसे इसको मतलब लेके जाना है। एक रूल्स आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी देयर, ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शन से देखें अपना कितना फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी आपने नोट किया ना। ये सारी आपकी सेंस की बातें हैं, इसको आपने सेंसेबली आपने इसको परसीव करना है, और सेंसेबली आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। व्हेन द डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस, in 3 announcements were made before the meeting started, the emphasis is on the announcement not on who gave them। कि जहाँ जब डूअर जो काम करने वाला है उसकी ज़्यादा अहमियत ना हो, यानी कि वो ज़्यादा अहम ना हो डूअर, तब भी आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। यहाँ है कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले 3 अनाउंसमेंट की गई। अब अनाउंसमेंट किसने की, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि 3 अनाउंसमेंट्स हुई, इसलिए यहाँ हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में यूज़ किया हमने। Put action verbs not in nouns। 7 verbs: be, given, be, give, have, hold, make, put and take
in any tense might be designated as deadly when the action they introduce is hidden in a quiet noun. वो कह रहा है आपका सेंटेंस एक डेड सेंटेंस कंसीडर होगा जब जो एक्शन आप चाह तो रहे हैं लेकिन आप उसको हाइड कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं नाउन के जरिए, आप एक्शन वर्ब नहीं जब यूज़ कर रहे. एग्जाम्पल गिवन बिलो शो हाउ ईच डेडली वर्ब विद द नाउन एंड प्रपोजिशन ऑल अंडरलाइन कैन बी चेंज टू एन एक्शन वर्ब दैट शॉर्टन द सेंटेंस. यानी कि यहाँ नीचे मिसालें दी गई हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एक्शन वर्ब आपके सेंटेंस को डेड सेंटेंस से लाइव सेंटेंस कैसे करते हैं और शॉर्टन भी करते हैं आपके सेंटेंस को. पहली एग्जांपल है एक्शन हाइडिंग इन अ क्वाइट नाउन. द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज़ द कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एंड कम्प्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. इस दफ्तर का फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है, एक तो इज़ हो गया, दो फंक्शन आपने बताए हैं तो दो के साथ इज़ आता है, इज़ तो सिंगुलर के साथ आता है, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये गलती कर दी है आपने कि इस ऑफिस का जब ऑफिस यूज़ करेंगे ना तो आपका इधर पीछे फोकस होगा तो आप ऑफिस के हिसाब से आपने इज़ लगा दिया, लेकिन यहाँ आना आर चाहिए क्योंकि इन दोनों चीज़ों को यहाँ से टेस्ट किया जा रहा है. खैर ये गलती एक हो गई आपसे. अच्छा, इस दफ्तर का ये फंक्शन है कि इसने कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स यानी कि पेमेंट्स को कलेक्ट करना है और कंपाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स को कंपाइल करना है यानी कि इकट्ठा करना है, उनको इकट्ठा करना है और पेमेंट्स को. ठीक है, ये दो फंक्शन हो गए ऑफिस के. प्रोफेसर एच विल गिव कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट. प्रोफेसर एस जो है वो रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे यानी कि उसको चेक करेंगे, उसको उस पर कंसिडरेशन देंगे, उसको कंसीडर करेंगे मतलब कंसीडर करेंगे. समझ आए आप वेल इम्प्रूव देखें अब इनको कैसे किया गया एक्शन वर्ब पुट करके. दिस ऑफिस कलेक्ट्स पेमेंट्स एंड कंपाइल स्टेटमेंट्स. बात ख़त्म कि ये दफ्तर पेमेंट्स को कलेक्ट करता है और स्टेटमेंट्स को कंपाइल करता है, तरतीब देता है. ठीक है, अब ये इतनी लंबी बात लगाने से बेहतर था आपने इसको कंसाइज भी कर दिया और जो दूसरी क्वालिटी है इसको डेड से आपने लाइव बना दिया एक्शन वर्ड्स के साथ कि कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स. ये एक्शन वर्ड्स नहीं है. कोलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, ये एक्शन वर्ड है. पेमेंट्स को जमा करना ये उस तरह एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज बन जाता है और ये एक नाउन बन जाता है, ये एक्शन वर्ड है. ठीक है, ये और कंपाइल्स और कोलेक्ट्स समझ गए. क्योंकि यहाँ ये वर्ब आ रहा है ना इज़, तो ये वर्ड प्रेफरेबल नहीं होंगे. यहाँ आपने वर्ब भी यही यूज़ किया है कोलेक्ट्स और कंपाइल्स. देख लें एस भी साथ लगा हुआ है ऑफिस के हिसाब से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बन रहा है. सेकंड देखें, प्रोफेसर एच विल कंसीडर द रिपोर्ट. बात ख़त्म. प्रोफेसर एच रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे. विल गिव कंसीडरेशन, वो कंसीडरेशन देंगे. इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है. विल कंसीडर, वो कंसीडर करेंगे. बात ख़त्म. कंसाइज होगी हमारी स्टेटमेंट, डेड से लाइव भी होगी क्योंकि हमने एक्शन वर्ड यूज़ किया कि विल कंसीडर, वो कंसीडर करेंगे. बात ख़त्म. कंसीडरेशन आपको पता है यहाँ नाउन है और कंसीडर करना ये वर्ब है, तो हमने नाउन की जगह यहाँ वर्ब यूज़ करके अपने स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छा ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया है. अच्छा, विविड एंड इमेजिन बिल्डिंग वर्ड्स. You can make your message forceful, vivid and specific by using comparison, sensory appeals, figurative language, concrete nouns and well chosen adjectives. अपने मैसेज को ज़्यादा फोर्सफुल विविड यानी कि क्लियर करें. क्या क्या यूज़ करके? कंपैरिजन मुआजना करें, सेंसरी अपील्स के सेंसरी अपील्स यूज़ करें, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करें यानी कि जिससे इमेजिनेशन बना रहा हो अपने माइंड में पढ़ने वाला, और कंक्रीट नाउन यूज़ करें, वेल चूजन एडजेक्टिव अच्छे से एडजेक्टिव्स यूज़ करें. एडजेक्टिव्स का आपको पता है इसमें सिर्फ को कहते हैं यानी कि आप ब्रिलियंट, एक्सीलेंट ऐसे वर्ड यूज़ करें अपनी स्पीच में. आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मोर क्लियर हो जाएगा आपको. देखिए कंपेरिजन्स हुआ है. ब्लैंड इमेज, मोर विविड इमेज. दिस इज़ अ लॉन्ग लेटर. दिस लेटर इज़ 3 times एज लॉन्ग एज यू सेड इट वुड बी. कि ये एक लंबा खाता है. बात ब्लैंड इमेज यानी कि ये एक आपको वो इमेज नहीं बना रहा जो ये नीचे वाली विविड स्टेटमेंट दे रही है कि ये उतना लंबा लेटर है जितना तुमने कहा था ना, उससे 3 बार ये लंबा लेटर है. अब वो बताएगा उसने कितना कहा था आपको लेटर, तो उससे 3 बार लंबा लेटर कितना हो सकता है. ये एक इमेजिनेशन जाएगी ना उसके माइंड में, तो ये ज़्यादा विविड है, आपका मैसेज ज़्यादा क्लियर है इसकी निस्बत. बात दोनों में आप एक ही कर रहे हैं, लेकिन देखें ना ये ज़्यादा अपीलिंग स्टेटमेंट है सेकेंड वाली. ऐसे ही फिगरेटिव लैंग्वेज कैसे यूज़ करें कि हर वर्क इन ग्रुप्स वाज एग्जाम्पलरी. ग्रुप्स में उसका काम एग्जाम्पलरी यानी कि मिसाल के काबिल होता है, एक मिसाल होता है. और दूसरा देखें जो विविड है, क्लियर है कि शी कुड बी कॉल्ड द स्पार्क प्लग ऑफ द ग्रुप. वाओ, स्पार्क प्लग. अब इसने ये यूज़ किया, एडजेक्टिव यूज़ किया कि उसका काम ग्रुप में ऐसा होता है, मिसाली तो होता ही है लेकिन स्पार्क प्लग एक दूसरों के लिए यानी कि मिसाल होती है दूसरों के लिए,
इनकरेज करने वाला होता है दूसरों को। मतलब ये स्पार्क प्लग बताया ना उसने, एडजेक्टिव नाउन सीधा सा यूज़ कर लिया जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो ये ज़्यादा अपीलिंग है आपकी स्टेटमेंट्स के लिए। बच्चों अगेन बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने अपनी सेंस से परसीव करनी है, बजाय इसके ये रूल्स तो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ जो प्रैक्टिस भी एग्जाम्पल्स आपको दी जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा आपने अपनी जहाँ सेंस यूज़ करनी है, तब आप अच्छा लिख पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आई प्रे कि आप अच्छा लिखें, आप अच्छे राइटर बने टेक्निकल और बिजनेस दोनों हवाले से। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।